Hello viewers, our today's topic is paper second. Paper second, Constitutional Law of India second. This video is for LLB second semester students. So as we all know, you have read paper first. That means Constitutional Law of India first in SAM first. So now we will read paper second, that means constitutional law of second. In this paper we will discuss the various aspects of constitution, mainly structure and working of the Indian constitution. In our paper SAM first, constitutional law of India first, we have read the preamble of the constitution as well as its unitary and federal structure and fundamental rights and duties. So in this paper we will read the further operations, the further action of our constitution. So now we start. हम सब जानते हैं पेपर फर्स्ट में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रस्तावना, क्या हमारा संविधान एकात्मक है या ये संघात्मक है, इन बातों के ऊपर काफ़ी चर्चा की है। और ये भी हमने पता किया है कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन कौन सी हमारे ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह से हमने पेपर फर्स्ट इनके वन पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के किया है। अभी सेकंड पार्ट आ गया, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पेपर का कोड रहेगा K2002। सो लेट्स स्टार्ट। द कोर्स shall comprise of the following units. So the total number of units is 7. LLB SAM 2 के पेपर को पूरा करने के लिए 7 यूनिट्स में इसको बांटा गया है। उसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में देखिएगा स्क्रीन पर यूनियन पार्लियामेंट, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर रिगार्डिंग इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक्स में वो सब चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम ऑपरेशन देखेंगे। यूनियन पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, हाउस लोकसभा और राज्यसभा। इसमें देखिए ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टेट्स, एक राज्यसभा और दूसरा हमारा लोकसभा। तो उससे हमारा यूनियन पार्लियामेंट बन जाता है। देखिए वैसे तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के यूनियन पार्लियामेंट बनता है। उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके होते हैं वो सभी मतदान में हिस्सा लेते हैं और अपने अपने संसदीय क्षेत्र से अपने अपने एमपीज को चुनते हैं। वो सारे एमपीज फिर मिल करके लोकसभा के लिए जाते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से होता है। तो अब देखिए प्रोसीजर रिगार्डिंग इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। अब इसके बाद यूनिट 2 पर आएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव।
देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये केंद्रीय कार्यकारिणी है। केंद्र पर कौन कौन बड़े अधिकारी होते हैं, कौन कौन किस किस तरह से उनके क्या क्या फंक्शन है। देखिए सबसे बड़ा इसमें रहता है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो सबसे बड़ा ये हमारे संवैधानिक पद होता है। तो इसमें देखेंगे हम हिज पावर्स एंड पोजीशन इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से हमारा तात्पर्य अध्यादेश बनाने वाली शक्ति से होता है। जब पार्लियामेंट का सेशन अपने कंटिन्यूअस पीरियड में नहीं चल रहा होता है और सेशन स्थगित रहता है, उस समय पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई कानून बनाना पड़ जाए, तो उस कानून को अध्यादेश के जरिए लाया जा सकता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके अध्यादेश के जरिए कानून लाने की जो शक्तियाँ हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। आगे हम देखेंगे द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, ये प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। इज द प्राइम मिनिस्टर रियल हेड? यस, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं, जो नीतिगत प्रश्न होते हैं, जो नीतिगत चीज़ें होती हैं, वो सब प्रधानमंत्री ही तो करते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, राष्ट्रपति महोदय उनको फिर अप्रूव कर देते हैं। अब 4 पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, मतलब कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, उनका यूनियन में और स्टेट्स में यानी कि केंद्र में और राज्यों में बंटवारे का कंसेप्ट है कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, किन किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और किन किन विषयों के ऊपर राज्य कानून बनाएंगे। तो इस तरह से उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे डीपली। अभी तो सब्जेक्ट का ओवरव्यू चल रहा है। अब उसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है टेरिटोरियल एंड टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, टेरिटोरियल एंड टॉपिकल। अब पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर्स। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन पार्लियामेंट जो हमारी होती है, वो जो उसके यूनियन मैटर्स यानी कि केंद्रीय सूची के जो विषय होते हैं, वो उनके ऊपर कानून बनाते हैं और राज्य की लेजिस्लेचर राज्य के विषयों के ऊपर कानून बनाते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जब विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट से भी, है ना। तो इनके पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर से उसकी पावर्स ज़्यादा हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन हमने पहले भी कई बार इसके ऊपर डिस्कस किया था। पिथ एंड सब्सटेंस में हम जैसा लिखा हुआ है उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी आता है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कलरेबल लेजिस्लेशन। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है। कलरेबल लेजिस्लेशन ये होता है कि अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को या किसी भी जो भी हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको अगर वो एक ऐसे विषय पर कानून बना देता है जिस पर कि उसको कानून बनाने की शक्ति नहीं है, तो वो जो कानून है वो कलरेबल लेजिस्लेशन की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर को किसी बात की शक्ति नहीं है, सपोज करिए अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बना देता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो वैलिड रहेगा। वो शुरुआत से ही, क्योंकि उस विधानसभा को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, तो वो शुरुआत से ही
अल्ट्रा वायरस बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। उसके बाद फिर देखिए इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के प्रोविज़न आ गए। हमारे संविधान में इमरजेंसी के प्रोविज़न भी दिए हुए हैं, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो देश में अगर इमरजेंसी पैदा हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आ जाएँ, तो उसमें कैसे उसको डील करना है, तो ये इमरजेंसी के प्रोविज़न्स हैं विद स्पेशल रेफरेंसेस टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। देखिए इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और उसको प्रेसिडेंट रूल्स आपने देखा होगा स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल्स लगता रहता है, क्योंकि जब स्टेट की मशीनरी संविधान के हिसाब से काम करना बंद कर देती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल कैबिनेट की सिफारिश पर लगा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। फिर यूनिट 6 पर देखिए, अब जुडिशरी का आ गया। यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना। यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन, ये यूनियन जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, और उसके जो प्रोसीजर है, पावर एंड प्रोसीजर को जानेंगे, तथा उसके साथ साथ में हम उसमें ये कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, सीजीआई होते हैं, फिर जजेज होते हैं, किस तरह से वो बनता है, और उसके बाद में जुरिडिक्शन, किस किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है। अब देखिए 7 पर, जो कि हमारा लास्ट यूनिट रहेगी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ये आर्टिकल्स हमारे संविधान में अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जिनके ऊपर अलग अलग वीडियो आएगा, उसको आप भी पढ़ते रहिएगा। तो ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर एंड प्रोसीजर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है, क्योंकि संविधान में संसद को ये पावर है कि वो संविधान में जितने चाहे संशोधन कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री रूल का एक बेसिक कंसेप्ट है। संसद को, पार्लियामेंट को ये शक्ति है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि ये तो ठीक है कि संसद को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की शक्ति है, लेकिन साथ साथ ही उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को भी दिया था कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के, उसको इस तरह का अमेंडमेंट नहीं हो सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हम लोग इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आगे देखिए बुक रिकमेंडेड, इसमें चंद्रपाल सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। एम हिदायतुल्ला की बुक्स हैं, MP जैन की हैं, जैन पांडे की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। ये नंबर ऑफ बुक्स VN शुक्ला, TR टोपे, कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। और जैन पांडे की बड़ी शानदार बुक है, काफ़ी कुछ है उसमें, उसको ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। और उसको पढ़ेंगे तो उसको अपने टॉपिक के हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि बुक्स में काफ़ी कुछ रहता है, तो टॉपिक के हिसाब से एज पर टॉपिक उसको पढ़ना, और उससे अच्छे से ये सब चीज़ें हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना कोचिंग है, श्री कृष्णा कोचिंग ऑफ लॉ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।